मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर, ई कंटेंट योजनांतर्गत ऑनलाइन क्लासेस में प्रारंभ कर रहा हूँ। बीए द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत छात्राएं कृपया करके वीडियो को ध्यान से देखें। आज हम जिस टॉपिक पर या प्रस्तुत वीडियो में जिस बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं, ये बिंदु, ये टॉपिक, ये कंटेंट या विषय वस्तु महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए पार्ट सेकंड ईयर हिंदी लिटरेचर फर्स्ट पेपर में ये सम्मिलित है। आज प्रस्तुत वीडियो में हम जिस कंटेंट की, जिस विषय वस्तु की या जिस टॉपिक की, प्रकरण की हम चर्चा कर रहे हैं, उस टॉपिक का, उस बिंदु का नाम है रीतिकालीन। हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें रीतिकाल और रीतिकालीन, रीतितर यानी रीति काव्य से हटकर एक समानांतर एक काव्य धारा का और सृजन साथ साथ में हो रहा था, उसको हम रीतितर काव्य से पुकार सकते हैं। तो उसमें रीतितर जो काव्य है उसमें हमने वीर काव्यों का विवेचन विश्लेषण कर लिया है। उसके बाद में नीति काव्य का हमने परिचय और कुछ कवियों का हमने पढ़ लिया है। अब नीति कवियों में कुछ और कवि हैं, उनकी चर्चा करेंगे। उसके तत्पश्चात हम रीतितर नीति काव्यों की प्रमुख विशेषताओं का जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे। तो बीए द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत ऐसी छात्राएं जिन्होंने ऐच्छिक विषय के रूप में हिंदी साहित्य में वो अध्ययनरत है, पढ़ रही है, वो छात्राएं कृपया करके प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, इसको सुनें, इसका विवेचन विश्लेषण करें, ध्यान से इसका अवलोकन करें और तत्पश्चात प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने में कोताही न बरतें। यह वीडियो बेहद ही रोचक, ज्ञानवर्धक और इसमें उपयोगी सामग्री मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। बीए के साथ साथ में पीजी में भी ये सामग्री आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और साथ साथ में यदि आप प्रतियोगी परीक्षाएं भी देते हैं जिसमें हिंदी से संबंधित प्रश्न आते हैं, उसमें भी बराबर ये सामग्री, ये कंटेंट, ये विषय वस्तु आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो कुल मिलाकर के इसमें मैं अच्छी सामग्री, अच्छा कंटेंट आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। छात्राएं ध्यान से देखें और सुनें। तो रीतिकालीन, रीतितर नीति काव्यों के प्रमुख कवि हैं। उनमें हमने दो कवियों के बारे में पिछली वीडियो में चर्चा को अंजाम दे चुके हैं, जिसमें हमने बृंद, गिरधर कविराय, इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। तीसरे कवि है नीति काव्यों में एक प्रमुख कवि है बेताल। बेताल बहुत अच्छे कवि हैं, इन्होंने अपने काव्यों में नीति की बातों की चर्चा की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनका समय, किनका, बेताल कवि का, सम्मत 1839 यानी 1782 ईस्वी और सम्मत 1886 यानी 1829 ईस्वी के बीच माना है। ये चरखारी के राजा विक्रम के दरबार में रहते थे। चरखारी के जो सम्राट थे, राजा थे, उनके ये दरबारी कवि थे, इनको राजा का आश्रय प्राप्त था।
ये जाति के बंदीजन थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी प्रशंसा में लिखा है। क्या लिखा है वो ध्यान से सुने। इन्होंने लौकिक व्यवहार संबंधी अनेक विषयों पर सीधे साधे पर जोरदार विषयों पर इन्होंने चर्चा की है। इनकी एक कुंडली या कुंडलियाँ हम उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत कर सकते हैं। तो छात्राएं ध्यान से प्रस्तुत कुंडलियाँ को ध्यान से सुने। मरे बेल गरियार मरे बे अड़ियल टट्टू, मरे बेल गरियार मरे बे अड़ियल टट्टू, मरे करकसा नार मरे बे खसम निखट्टू। 5200 मर जाए हाथ ले मदिया प्यावे, पूत वहीं मर जाए जो कुल में दाग लगावे। पूत वहीं मर जाए जो कुल में दाग लगावे। आरु बेन्याव राजा मरे जो तवे नींद भर सोइए, बेताल कहे विक्रम सुनो एते मरेन पछताइए, या एते मरेन रोइए। तो मैं इसका वैसे आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी इसका थोड़ा सा अर्थ है वो मैं आपको, इसकी व्याख्या है, इसका भावार्थ है वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। मरे बैल गरियार, गरियार यानी वो बैल को मर जाना चाहिए जो आषाढ़ का समय है, किसान खेत में हल चलाता है और बैल क्या है हल में बैठ जाता है, अपनी जू यानी जूड़ा है उसको पटक देता है। तो किसान को तो बहुत ज़बरदस्त नुकसान हो जाता है ऐसे समय में। फसल को उसको खेतों में बीजने का बोने का कार्य होता है और बैल बैठ जाता है, तो किसान तो क्या है दरअसल में पिछड़ जाता है खेती से। तो मरे बैल, ऐसे बैल को मर जाना चाहिए। मरे वे अड़ियल टट्टू, जो क्या है बोझा नहीं ढोता है, ऐसे गधे को भी मर जाना चाहिए। तो मरे बैल गरियार मरे बे अड़ियल टट्टू, मरे करकसा नार, और ऐसी स्त्री पत्नी को भी मर जाना चाहिए जो उल्टा है, जो करकसा है, जो नाम बदनाम करती है। तो बिना पत्नी के ही, बिना क्या है नारी के ही अकेला रहना ठीक है। तो मरे करकसा नार मरे वे खसम निकट्टू, और जो कमाता नहीं है, मद कमाऊ है, नाकारा है, निकृष्ट है, ऐसे पति को भी मर जाना चाहिए। तो ये नीति की बातें हैं बीताल कवि कि ऐसी जो चरित्रहीन महिला है उसको मर जाना चाहिए। चरित्रहीन पत्नी है उसके बगैर विधुर रहना ही ठीक है। और ऐसा पति है जो कमाता नहीं है, शराबी है, बैठा रहता है, तो विधवा ही ठीक रहेगी। 5200 मर जाए हाथ ले मदिया प्यावे, और वो ब्राह्मण को मर जाना चाहिए जो हाथ में लेकर के और शराब का नशा करता है। ऐसे क्या है ब्राह्मण को भी यदि वो मर जाता है तो किसी तरह का कोई मलाल, कोई पछतावा, कोई पश्चाताप नहीं करना चाहिए। पूत वहीं मर जाए जो कुल में दाग लगावे, और ऐसे पुत्र के का फायदा जो कुल में को कलंकित करता है, कुल में दाग लगाता है, तो ऐसे पुत्र को मर जाना चाहिए। निसंतान ही सही है, ना पुत्री ठीक है। जो कुल को धूल दूषित करता है, कलंकित करता है, ऐसे पुत्र को भी मर जाना चाहिए। आरु बेन्याव राजा मरे, और अन्यायी राजा है उसको भी मर जाना चाहिए। जो तवे नींद भर सोए, आराम से खर्राटा ले रहा है और जनता त्राईमाम त्राईमाम,
पुकार रही है कि बचाओ बचाओ, भूखी प्यासी मर रही है, त्रसित है जनता। और बेन्याय अन्यायी राजा को मर जाना चाहिए, जिसके राज में प्रजा दुखी है और वो आराम फरमा रहा है, भेल में, रंग भेल में खर्राटे ले रहा है, तो ऐसे राजा को भी मर जाना चाहिए। बेताल कहे विक्रम सुनो, विक्रम राजा को बेताल कवि सुना रहे हैं कि ऐते मरेन रोइए या पछताइए, उपयुक्त सारे मर जाएं, किसी भी तरह का मलाल और पछतावा नहीं करना चाहिए। और ऐसा अन्य कवियों ने भी लिखा है कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नर नरक अवसदकारी। अरे जिसके राज से प्रजा दुखी है, ऐसे राजा को तो मर जाना भी चाहिए, ये तुलसीदास जी भी कहते हैं। तो कुछ नीति की बातें बहुत अच्छी इन्होंने लिखी है। अगले हैं, चौथे कवि हैं सम्मन। ये हरदोई के मल्लावा ग्राम के रहने वाले थे। हरदोई उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, यहाँ के रहने वाले थे। मल्लावा जो ग्राम है उसके रहने वाले थे सम्मन कवि। इनका जन्म सम्मत 1834 यानी 1777 ईस्वी माना जाता है। ये जाति के ब्राह्मण थे। इन्होंने नीति के धुएँ लिखे, नीति के धुएँ लिखे। 7 इनकी नीति विषयक धों में से नमूने के लिए 1-2 उदाहरण देखिए। 7 इनके नीति के धोए हैं, उनमें से 1-2 उदाहरण मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला देखिए, निकट रहे आदर घटे, दूर रहे दुख होए, सम्मन या संसार में प्रीति करो जन कोय। इसका अर्थ सुन लीजिए। निकट रहे आदर घटे, पास में रहने से आदमी का, जैसे हम ज़्यादा दिन किसी रिश्तेदारी में या कहीं मित्र के यहाँ ज़्यादा दिन तक रुकते हैं, तो हमारा जो सम्मान है, हमारा जो रेस्पेक्ट है, हमारी जो इमेज है, उसमें बट्टा लग जाता है, इज्जत में धब्बा लग जाता है। 1-2 दिन का ही मेहमान ठीक रहता है, तो पास में रहने से आदमी का आदर कम हो जाता है। दूर रहे दुख हो, और दूर रहने से क्या है, दुख होता है। दूर से व्यक्ति अच्छा लगता है। खान घर का जोगी जोगना अनगाव के सिद्ध, वो स्थिति है। सम्मन या संसार में प्रीति करो जन कोय। सम्मन कवि कहते हैं कि इस संसार में प्रेम या प्रीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पास में रहेंगे तो आदर सम्मान कम होगा। दूर यदि वो जाएगा आपका हितैषी तो दुख होगा। तो इसलिए क्या है, चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत अपनाना चाहिए। कबीरदास जी की तरह कि कबरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाटी हाथ, ना काहू से दोस्ती ना किसी से बैर। ऐसा रहना चाहिए व्यक्ति। सम्मन चहो सुख देहे को, तो छोड़ो ये चारी। सम्मन चहो सुख देहे को, तो छोड़ो ये चारी। चोरी चुगली जामनी और पराई नारी। तो सम्मन ने बहुत ही अच्छी नीति की बातें बताई है कि यदि आप चाहते हो, क्या सुख चाहते हो, ध्येय को, शरीर को यदि सुखी रहना चाहते हो, तो ये 4 चीज़ों से बचना चाहिए। नंबर 1, चोरी नहीं करनी चाहिए, डकैती नहीं करनी चाहिए, और चुगली इधर की उधर नहीं करनी चाहिए, और जामनी और पराई नारी, और दूसरे की पत्नी है उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए। इन 4 चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, तो व्यक्ति क्या है, सुखी रह सकता है। नहीं तो
हर समय वो दुख पाता रहेगा। अगला 5वां कवि है रामसाय दास। ये बनारस के पास के चौबेपुर के रहने वाले कायस्थ थे, जाति से कायस्थ थे ये, और काशी नरेश महाराज उदय नारायण के दरबार में रहते थे। काशी नरेश महाराज उदय नारायण के ये दरबारी कवि थे, इनके आश्रम में ये रहते थे, राजकवि थे। इनका जन्म संमत 1877 या 1801 माना गया है। इनकी सतसई बहुत प्रसिद्ध है। इनकी सतसई से एक उदाहरण प्रस्तुत है। गड़े नुकीले लाल के नैन रहे दिन रैन, तब नाजुक ठोड़ी ने क्यों गाढ़ परे मृदु मैनी। प्रीतम पोरी खरे रहे भटे सने निहार, हर की दोरी परोसनी बिलख नागर नार। तो ये भी नीति की बातें इन्होंने इस छंद में बताई है। अगले अंतिम कवि है दीनदयाल गिरी। ये जाति के गुसाई थे। इनका जन्म संमत 1859 यानी 1802 ईस्वी माना जाता है। ये काशी के गऊ घाट मोहल्ले में पैदा हुए थे, काशी के रहने वाले थे, और गऊ घाट जो मोहल्ला है इसमें इन्होंने जन्म लिया था। ये महंत कुशागिरी के शिष्य थे। ये महंत कुशागिरी के बहुत ही अच्छे शिष्य थे। इन्होंने अन्योक्ति कल्पद्रुम नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, इनके बारे में लिखा है, लौकिक विषयों पर तो इन्होंने सरस अन्योक्तियाँ कही ही है, अध्यात्म पक्ष में भी 2-1 रहस्यमय उक्तियाँ इनकी है। इनकी अन्योक्ति नीति संबंधनी है। इनकी कविता का एक उदाहरण हम का उल्लेख कर सकते हैं। चरण कमल राजे मंजू मंजीर बाजे, गमन लख लजावे हंसऊ नाही पावे, सुखद कदम छाई कीड़ते कुंज माही, लिख लिख हरि शोभा चित्त काको ने लोभा। तो चरण कमल राजे इन्होंने प्रस्तुत छंद में अपने आराध्य देव की स्तुति की है, वंदना की है कि चरण मेरे स्वामी के चरण कमल की तरह पाक और पवित्र है, बहुत ही सुंदर है। मंजू मंजीर बाजे, मंजू यानी सुंदर, मंजीर बाजा हैं वो बज रहे हैं, यानी सत्संग हो रहा है। गमन लख लजावे हंसऊ नहीं पावे, गमन लख लजावे, मनुष्य क्या है अपनी वास्तविक स्थिति को नहीं पहचानता है कि हमारा इस संसार में क्षणिक रहना है। ये हमारा जो जीवन है वह क्षणभंगुर है, अंत में हम मृत्यु को प्राप्त करेंगे। तो गमन यानी जाना है एक दिन, तो यहाँ से स्थायी नहीं है हमारा यहाँ बसेरा, अस्थायी है। सुखद कदम छाई कीड़ते कुंज माही, लिख लिख हरि शोभा चित्त काको ने लोभा। यानी ऐसे सुंदर और स्वरूप है भगवान है, उस पर कौन व्यक्ति मुग्ध नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य इसमें अपने आराध्य देव भगवान की स्तुति की है और जीवन की क्षणभंगुरता है उसको दीनदयाल गिरी जो कवि है, नीति के कवि है, नीति काव्यों के बहुत ही अच्छे कवि हैं। इन्होंने इसमें जीवन की क्षणभंगुरता और अस्थिरता का बहुत ही अच्छा चित्रण किया है। अब हम अगला जो हमारा बिंदु है
रीतिकालीन रीतितर नीति काव्यों की प्रमुख विशेषताओं का हम वर्णन करते हैं। तो इसमें जो रीतिकालीन रीतितर काव्यों की प्रमुख विशेषताएं हैं उनको हम बिंदु दर बिंदु, पॉइंट टू पॉइंट चित्रण कर रहे हैं। जिसमें नंबर 1, रीतिकालीन नीतिकारों में कुछ कवि ऐसे हैं जिनकी कहावतें और नीति वचन जनसाधारण में प्रसिद्ध हैं। उनमें घाघ और मदरी का नाम लिया जाता है। इन्होंने खेती बाड़ी और शकुन संबंधी विचारों को नीति के रूप में व्यक्त किया है। इस तरह का किसानों में प्रचलित एक उदाहरण देखा जा सकता है। देखिए, शकुन और खेती बाड़ी से संबंधित घाघ और मदरी बहुत अच्छे कवि हैं। शुक्रवार की बादली रही शनिचर छाए, शुक्रवार की बादली रही शनिचर छाए, घाघ कहे सुन घाघरी दिन भर से नहीं जाए। घाघ कवि कहते हैं कि यदि शुक्रवार को यदि बादल होते हैं तो वो शनिवार को अवश्य ही बरसते हैं। तो घाघ कहे सुन घाघरी, घाघ कवि अपनी पत्नी को घाघरी को कह रहे हैं कि घाघ कहे सुन घाघरी दिन भर से नहीं जाए, ये दिन नहीं निकलेगा, बादल ज़रूर बरसेगा, बरसात 100% होगी, ऐसा घाघ कवि कहते हैं। नंबर 2, रीतिकालीन रीतितर काव्यों की विशेषताओं में नंबर 2, नीति काव्य के अध्ययन में उनके विषय 5 प्रकार के देखने में आते हैं। धर्म और आचार संबंधी, समाज व्यवहार के, राजनीति के, सामान्य ज्ञान के और शकुन के अपनी दृष्टि में कवियों ने इनकी रचना की है। अगली तीसरी जो विशेषता है, इन कवियों के विचार पद्यात्मक शैली में चित्रित हुए हैं। यानी इन्होंने अपनी पद्यात्मक काव्य में क्या है, अपने विचारों को, भावों को अभिव्यक्त किया है। इनके कथन में आकर्षण है और प्रभाव क्षमता है, आकर्षण है और अच्छा इनका संप्रेषण है। नंबर 4, नीति वचनों में कहीं कहीं अच्छी सूक्तियाँ भी देखने को मिलती है। जो नीति काव्य हैं उनके कुछ सूक्तियाँ ऐसी है जो बहुत ही अच्छी है और वे काव्य की दृष्टि से अच्छी मानी गई है। नंबर 5, अधिकतर नीति कवियों की भाषा सीधी सादी और सरल है, यानी कठोर भाषा का इन्होंने प्रयोग नहीं किया है। इसलिए क्या है, आम जनता पर इन कवियों की नीतियों का ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि भाषा जब सहज सरल होगी तो उसका प्रभाव, उसका संप्रेषण ज़्यादा होगा। कुछ कवियों की वाणी अच्छी साहित्यिकता लिए हुए है। नंबर 6, नीतिकारों ने अन्योक्ति के माध्यम से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। अन्योक्ति शैली का इन कवियों ने चित्रण किया है। नंबर 7, नीतिकारी कवियों के सर्वाधिक जो पसंदीदा छंद दोहे और कुंडलियाँ हैं। नंबर 8, रीतिकालीन नीतिकार के कवियों की भाषा ब्रज भाषा है। इन सभी कवियों की जो प्रमुख भाषा है वो ब्रज भाषा रही है। ब्रज भाषा में अपने नीति काव्यों का इन्होंने सृजन किया है। पॉइंट या बिंदु नंबर 10, यानी 10वीं विशेषता, नीतिकार कवियों ने धर्म, संप्रदाय, जाति या विचारधारा से मुक्त होकर स्वानुभव की स्पष्ट अभिव्यक्ति की है। मतलब खुद के अनुभव जो इन्होंने फील किया है, महसूस किया है, अनुभव किया है, अनुभूति की है, उसी को ही क्या है इन्होंने अपने नीति काव्यों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। अगली अंतिम जो विशेषता है 10वीं, नीति वचनों के संदर्भ में अध्यात्म और वैराग्य को भी
अपने वचनों द्वारा सही मायनों में प्रस्तुत करना भी देखने में आता है। गिरधर कवि की अनेक कुंडलियाँ इसके उदाहरण हैं। तो प्रस्तुत वीडियो में आज इतना ही, और हम अगले वीडियो में अगले बिंदु की चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।